नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो बड़े दिनों के बाद आप लोगों से बात हो रही है। कारण आप सभी जानते ही हैं कि हरियाणा के कई ज़िलों में नेट बिल्कुल बंद था, जिनमें से एक है सिरसा ज़िला, मेरा ज़िला। यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क आ नहीं रहा था, बल्कि आसपास जो पंजाब लगता है वहाँ भी नहीं चल रहा था। तो बहुत ही समस्या हो रही थी और मतलब मुझे अजीब लग रहा था, कोई वीडियो डाल नहीं पा रही थी, एक मतलब सूनापन था। इसी बीच जो एचपीएससी वाले बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसका रिज़ल्ट भी आ गया और मतलब बहुत सारी बातें होती हैं जब हम मिल के स्टडी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिस हो गई हैं। बड़ा दुख है, लेकिन बहुत जल्द ही इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि मेरा सिलेक्शन हुआ या ना ही नहीं हुआ, कारण क्या रहा। ठीक है, तो फिलहाल हम जो पढ़ रहे थे वो हिंदी कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। एक सीरीज चला रखी है मैंने पूरी हिंदी साहित्य की, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये काम आने वाली है। जो डीएसएसबी का, टीएसटी हिंदी का, चंडीगढ़ का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज की हमारी ये हिंदी कविता के प्रश्नों की क्लास। इसके बाद जो हमारी बातें रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोज करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है। तो किसकी रचना है गीत फरोश? तो आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली किसकी रचना है। सारे ही ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और ध्यान से इनको देखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जूही की कली। ठीक है, शायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है। तो कौन नहीं है इनमें? जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा यहाँ नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है। निराला की पहली काव्य रचना कौन सी हो जाएगी? जूही की कली। ठीक है, आगे है, शायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये परिभाषा कह लीजिए शायावाद की, जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है ये किसकी परिभाषा है। डॉक्टर नगेंद्र की है। ठीक है, आगे है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है। तो ये तो सबको ही ध्यान होना चाहिए कि ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, कला और बूढ़ा चांद, जिस पर इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त, तो यहाँ पर द्विवेदी युग सही आंसर हो जाएगा। आगे है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आपकी प्रैक्टिस भी होगी जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं और लगा के देखेंगे तो एक मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे ये आता है। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अब हम भगवान करे बस ये सरकार नेट ना बंद करे तो हम अच्छे से तैयारी हमारी करेंगे, क्योंकि जो आने वाला महीना मार्च है वो मेरे पास समय भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि लगभग जो मेरी क्लासेस हैं हिंदी का एग्ज़ाम सबका, किसी का पहला है किसी का दूसरा है, तो कंप्लीट हो जाएंगे। बस उसके बाद थोड़ा रिज़ल्ट वगैरह का रह जाएगा, तो कुछ दिन तो मुझे थोड़ा वर्कलोड कम रहेगा, तो हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद सांध्या काकली का रचयिता कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा निराला। सही आंसर हो जाएगा निराला। ठीक है, सांध्या काकली। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो सबको पता होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निराला द्वारा रचित शोक गीत कौन सा है। तो ये तो मतलब हर किसी को ही ध्यान होगा कि जो निराला की रचना सरोज स्मृति है, अपनी बेटी की याद में इन्होंने लिखी थी, तो वही उनका क्या है, प्रसिद्ध शोक गीत है। आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति।
प्रेम और मस्ती की काव्य धारा का कवि, तो किसको कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को प्रेम और मस्ती का कवि कहा जाता है। आगे है, महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? महाप्राण, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की ये पंक्ति है? तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है, सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? शची रानी गुरटू ने। ठीक है, शची रानी गुरटू ने ये पुस्तक लिखी है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म? चिरगांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसने कहा है कि निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, खुल गए छंद के बंद, खुल गए छंद के बंद, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये हो जाएगी सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, किसकी हो जाएगी? सुमित्रा नंदन पंत की। आगे है, अंग्रेज राज सुख साज साजै सब भारी, पै धन विदेश चली जात जह अति खयारी, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियाँ हैं। आगे है, सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? तो किसकी रचना थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। झांसी की रानी उनकी कविता है जो छठी कक्षा में लगी हुई है, तो उसमें मतलब बहुत कुछ स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा हुआ है। आगे है, सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज हैं? तो ये तो सबको पता ही है कि ये मैथिली शरण गुप्त के बाई हैं, अनुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आगे है, प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी हुई है? कौन सी? प्रिय प्रवास, तो ये एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, एक प्रबंध काव्य है। निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पर रामविलास शर्मा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है, किसके नवीन छंद को देखकर रवर छंद या केंचुआ छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? तो किसके? निराला के। आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया? तो झरना को कहा गया है, सबको ही पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है, किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? तो ये कहने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, आगे है, गांधी पंचशती का रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इम्पोर्टेंट है 1954 में। ठीक है, आगे है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तार सप्तक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, कौन सा कवि किस सप्तक से संबंध रखता है, कौन सा नहीं। तो इसको तो आपने अच्छे से तैयार करना ही है, मतलब किसी भी तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखना है। तो प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1943। ठीक है, आगे आ गया, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के रचयिता पूछा गया है, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन हो जाएंगे। ठीक है, आगे है, अगे और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? अगे और आधुनिक रचना की समस्या,
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? तो आ गया उसी तरीके से प्रश्न, तो यहाँ पर आ जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है। नेक्स्ट है, इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी वजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो ये पंक्तियाँ, इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आंसू। ठीक है, आंसू। इससे आगे क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज तो जैसे नेट चला और मुझे लगा कि फटाफट से मैं कोई तो वीडियो अपलोड करूं, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन का लंबा ब्रेक आ गया है। तो हमारी तैयारी चलती रहेगी। हम मतलब मैं चाहती हूँ कि कुछ इस तरीके से तैयारी हो कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर हो। यही मेरी हमेशा से इच्छा रहती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।